So what do you think? Does rain have a voice? So in this poem you will see for yourself that rain has a voice. ये जो हॉर्नबिल की आपकी पोएम है वॉइस ऑफ द रेन, तो इसमें रेन और पोएट के बीच जो है कॉन्वर्सेशन दिखाया है. सो रेन इसमें अपने आप को अर्थ का पोएम बताता है. जैसे कि पोएम दूसरों को खुशी देता है जब हम पोएम पढ़ते हैं, वैसे ही रेन बोलता है इसमें इस पोएम में कि वो दूसरों को जो है खुशी देता है. मतलब वो जैसे ही रेन आती है, बारिश होती है, तो हर तरफ जो है हरियाली हो जाती है एंड सीड्स को पानी मिलता है और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो वॉश आउट हो जाते हैं. तो इसीलिए रेन बोल रहा है कि अर्थ को वो प्योरीफाई करता है. इट्स लाइक पोएम जो है इंसानों को खुशी देता है जब वो पोएम पढ़ते हैं. सो इसीलिए रेन ने अपने आप को पोएम ऑफ द अर्थ कहा है. सो रेन क्या करता है? इवेपोरेट होता है लैंड से, फिर वो ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, रेन के फॉर्म में नीचे आता है. तो इस तरीके से साइकिल मेंटेन रहता है और वो अपना काम करते रहता है. वो ये बॉदर नहीं करता है कि हु केयर्स फॉर द रेन और नॉट. तो यही मैसेज दिया गया इस पोएम में कि हमें अपना काम, अपनी ड्यूटी करते रहनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है. सो पोएट का इस पोएम में यही मैसेज है कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अस, वी शुड कीप ऑन डूइंग आवर ड्यूटी. सो वेलकम टू इंग्लिश विद सना. लेट्स रीड आउट द पोएम. So in the first stanza, a conversation starts between poet and rain. So poet says, "And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated, I am the poem of earth, said the voice of the rain." तो उसने बोला who art thou? who art thou का मतलब होता है who are you. तो उसने सॉफ्टली गिरते हुए जो पानी है उससे पूछा कि तुम कौन हो. तो एक स्ट्रेंज था उसके लिए कि रेन जो है उसे जवाब दे रही है. सो इट वॉज स्ट्रेंज टू टेल. उसने आंसर दिया रेन ने. उसने क्या कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूँ, अर्थ की कविता हूँ, ऐसा उस रेन की जो है वॉइस ने कहा. Now eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven whence vaguely formed altogether, changed and yet the same. So यहाँ पे रेन बोल रही है कि इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी. तो यहाँ पे जो रेन की साइकिल होती है, वाटर साइकिल की, वो कैसे अर्थ से एंड सी से जो है वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है एंड ऊपर जो है कंडेंस होके फिर से पानी जो है नीचे गिरता है. तो वही वो बोल रहा है कि इटर्नल हूँ मैं, मतलब एवर लास्टिंग हूँ, कभी ना खत्म होने वाला हूँ, और मैं कभी ना खत्म होने वाला रेन हूँ, वर्षा हूँ, जो कि लैंड और बॉटमलेस सी से ऊपर जा रही है वाटर वेपर के फॉर्म में. इम्पैल्पेबल का यहाँ मतलब होता है कि जिसे टच नहीं किया जा सकता, जिसे अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता. तो वो इसलिए यहाँ पे बोला गया इम्पैल्पेबल क्योंकि वो अपनी जो स्टेट है वो चेंज करते रहती है. तो पहले वो क्या रहती है? वाटर वेपर के फॉर्म में रहती है, फिर वो ऊपर जाती है, फिर वो कंडेंस हो जाती है, फिर वो रेन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रहती है. इसीलिए वो बोल रही है कि मुझे टच करना, मुझे समझना जो है पॉसिबल नहीं है. एंड आगे वो रेन बोल रही है कि अपवर्ड टू हेवन व्हेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर. तो बोल रही है कि मैं कैसे करती हूँ, मैं वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाती हूँ हेवन की तरफ. एंड यहाँ जो है वेंस का मतलब होता है वेयर. मीन्स यहाँ पे बोल रही है कि मैं कहाँ जाती हूँ, हेवन में जाती हूँ. एंड वहाँ पे मैं वेगली फॉर्म्ड हूँ. वेग का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो क्लियर ना हो. तो वहाँ वो बोल रही है कि मैं जो है क्लियरली फॉर्म नहीं होती हूँ, मतलब ऊपर जाती हूँ तो मैं क्लियर फॉर्म में नहीं रहती हूँ एंड अपना स्टेट हमेशा चेंज करते रहती हूँ. मतलब मेरा फॉर्म कभी क्लियर नहीं होता, मैं कभी वाटर वेपर रहती हूँ, कभी बर्फ बन जाती हूँ, कभी पानी बन जाती हूँ. तो वही वो बोल रहे हैं कि वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, मैं अपना स्टेट जो है चेंज करते रहते हूँ. येट द सेम, मतलब अगर आप वाटर को देखेंगे, भले ही उसका स्टेट जो है, मैटर है वो वाटर, तो मैटर का स्टेट तो चेंज होता है बट उसका फॉर्म जो है, उसका कंटेंट जो है, मतलब वो पानी ही रहता है हमेशा. इसलिए वो बोल रहा है कि येट द सेम, मतलब वो भले ही स्टेट चेंज करते फिर भी उसका जो रियल नेचर है वो क्या रहता है, सेम रहता है. फर्दर रेन सेज दैट descend to lave the drods, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. तो ये बोल रहा है कि वो जो है डिसेंड करता है, मतलब नीचे आता है. आपने देखा होगा कि जब क्लाउड से बारिश होती है
तो ये नीचे आता है और यहाँ पे जो बंजर जमीन होती है, इस फोटो में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वो वर्षा करता है और क्या करता है, लेव कर देता है, मतलब वॉश आउट कर देता है उस पूरे बंजर जमीन को। एंड एटमी से यहाँ मतलब होता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसे एटम के रूप में बताया गया, एटमीज बोला गया। एंड जो डस्ट लेयर्स होते हैं, मतलब आपने देखा हो कितनी धूल होती है, तो उस धूल को भी वाटर, जब बारिश होती है तो उसे भी वो धूल को हटा देती है, मतलब उसे वॉश आउट कर देती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। फिर वो क्या बोल रही है कि जो सीड्स होते हैं, मतलब जैसे वो बारिश होती है तो यहाँ पे मान लो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, तो वो क्या करती है, उनको वाटर प्रोवाइड करती है, और जैसे उन्हें वाटर मिलते हैं फिर वो धीरे धीरे करके एक प्लांट के रूप में या ट्री के रूप में बड़े होने लगते हैं। तो वही बोल रही है, जब तक मैं नहीं आता तब तक वो छुपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, अनबॉर्न होता है। एंड उसके आते ही वो क्या करता है, उसे पानी देता है, उसे फूड देता है पानी के रूप में, तो क्या होता है, सीड्स जो है वो ग्रो करने लगते हैं एंड वो उनमें एनर्जी आ जाती है, वो बढ़ने लगते हैं। फिर आगे पोइट बोल रहे, एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक टू माई own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering wrecked on unwrecked, duly with love returns. So ये बोल रहे हैं कि मैं हमेशा सुबह शाम जो है यही काम करते रहता हूँ, क्योंकि वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है, फिर वो कंडेंस होता है वाटर जो है, फिर वो पानी के रूप में नीचे गिरता है। तो वही बोल रहे हैं कि दिन रात में यही काम करते रहता हूँ कि मैं जो अपना ओरिजिन है उसको लाइफ से भर देता हूँ। तो यहाँ पे ओरिजिन इसलिए बोल रहा है क्योंकि लैंड से ही वाटर वेपर के रूप में वाटर जो है वो ऊपर जाती है, तो ओरिजिन क्या हुआ, लैंड हुआ। एंड वो बारिश जब होती है तो फिर से उसी लैंड को ही वो लाइफ से भर देती है। कैसे भर देती है कि जो है वो वॉश आउट कर देती है धूल को, या सीड्स को जो है पानी देती है, तो उससे क्या होता है, सीड्स भी ग्रो करने लगते हैं प्लांट के रूप में। तो इस तरीके से वो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है एंड अर्थ के सरफेस को ब्यूटीफाई कर देती है, उसे प्योर बना देती है, मतलब पोल्यूशन से भी हमें राहत दिलाती है। और जब आपने देखा होगा जैसे बारिश होती है तो जो है हर तरफ जो है बहुत ही खुशबू होती है, मिट्टी की खुशबू होती है, एंड हर तरफ बहुत ही प्योर सा लगता है, और जितने भी प्लांट्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं अगर उनमें कोई धूल या पोल्यूशन हो, तो वो भी जो है धूल से, वाटर से जो है वो धूल जो हट जाती है। तो वही वो बोल रहे हैं कि अर्थ को, मतलब उसके जो ओरिजिनेटर है उसको वो प्योरीफाई कर देती है, उसे और सुंदर बना देती है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्रैकेट में ये लाइन लिखी गई है क्योंकि इसे जो है पोएट सोच रहे हैं, तो ये उनके जो थॉट्स हैं इसलिए यहाँ पे लाइंस जो हैं लिखी गई हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ पे लास्ट में ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि सॉन्ग को कंपेयर कर रहे हैं रेन से, कि सॉन्ग जो है अपने बर्थ प्लेस से इशू होती है, मतलब निकलती है, एंड फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। रेक्ड और अनरेक्ड का मतलब होता है कि उसे कोई केयर करे या केयर ना करे, वो अपना काम करती रहती है एंड वो फिर से अपने ओरिजिनेटर के पास वापस आ जाती है। तो यहाँ पे क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि जैसे रेन होता है, रेन को सॉन्ग से कंपेयर किया गया है। तो सॉन्ग कैसा होता है, जैसे कि कोई ओरिजिनेटर, मतलब सिंगर जब उसे गाता है तो वो उसके हार्ट से वो सॉन्ग निकलता है और वो कई लोगों तक पहुंचता है, कई कानों तक पहुंचता है, कई के दिलों में भी पहुंचता है वो सॉन्ग। एंड उसके बाद वो अपना काम कर देता है, उनको खुशी देता है, फिर वो वापस जो है, और वो ये नहीं सोचता है कि किसे मेरा सॉन्ग पसंद आया कि नहीं आया, पर वो जिस पर्सन ने उसे गाया होता है उसके दिल में वो वापस आ जाता है, मतलब उसके दिल में वो हमेशा रहता है वो सॉन्ग। वैसे ही रेन जो है अर्थ से जब निकलता है तो वो सबको प्योरीफाई करता है, मतलब वो वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाता है, फिर वो रेन के रूप में नीचे आता है, सबको प्योरीफाई करता है, ब्यूटीफाई करता है, सीड्स को पानी देता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो अर्थ में वापस आता है, मतलब जहाँ से वो निकला था वो वहाँ से फिर से वापस आ जाता है अपने ओरिजिनल, जो उसका ओरिजिनल जो क्रिएटर है, ओरिजिनेटर है, उसके पास वापस आ जाता है। सो यही बताया गया है कि हम अपनी लाइफ में जो है काम करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जो है कितनी लोगों का केयर मिल रहा है कि नहीं, या कोई केयर कर रहा है कि नहीं, हम कोई काम कर रहे हैं ना कर रहे हैं। हमें अपना काम हमेशा करना चाहिए, वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
मतलब अपनी ड्यूटी निभाती रहनी चाहिए, चाहे कोई कुछ बोले या ना बोले। जैसा कि रेन और सॉन्ग यहाँ पे करते हैं, तो रेन क्या करता है, वो नहीं देखता है कि कौन उसे पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, वो अपनी जो ड्यूटी है, वो अपना काम है, वो पूरी तरह से करता है एंड फिर से वो अपने जहाँ से वो निकला होता है अपने ओरिजिनेटर अर्थ के पास वापस आ जाता है। तो यही इस जो है पोएम का मैसेज है। अब हम यहाँ पे जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं हम वो पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि हम जब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देते हैं किसी नॉन ह्यूमन थिंग को। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि रेन बोल रही है, वॉइस ऑफ द रेन। सो रेन तो बोल नहीं सकती पर इसे पर्सोनिफाई किया गया, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि रेन जो है बात कर रही है पोइट से। एंड सेकेंड इज मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है दो चीजों को इनडायरेक्ट जो है कंपैरिजन करना। सो यहाँ पे पोएट ने किया इनडायरेक्ट कंपैरिजन, आई एम द पोएट, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ के रूप में। मतलब वो रेन को क्या बोल रहा है, रेन जो है पोएम है। तो यहाँ पे पोएम क्यों बोला गया है, क्योंकि पोएम जैसे लोगों को प्लेजर देती है, खुशी देती है, कोई भी कविता सुनते हैं हम, वैसे ही रेन जब अर्थ में आता है तो वो कई लोगों को खुशी देती है, कई लोगों के काम आती है। इसीलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है रेन का जो है पोएम से। एंड थर्ड वन इज हाइपरबोल। सो हाइपरबोल का मतलब होता है कि हम किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं या हम किसी चीज को एग्जेजरेट कर देते हैं, तब उसे जो है हाइपरबोल कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है बॉटमलेस सी। सो बॉटमलेस सी इसलिए कहा गया है कि वैसे तो सी का बॉटम होता है, हर चीज का शुरुआत और एंडिंग होती है, पर सी इतना लार्ज है इसीलिए उसे बॉटमलेस कहा गया है कि उसमें बॉटम ही नहीं है, इतना लार्ज है कि वो नीचे जाते ही जाता है और उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हाइपरबोल मतलब एग्जेजरेट करके किसी चीज को दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स का यूज करना जिससे हमें जो है इमेजिनेशन क्रिएट हो, कोई सीन क्रिएट हो। सो यहाँ पे पोएट ने यूज किया है सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सो सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पता चल रहा है, हमारे मन में एक इमेज क्रिएट हो रही है कि रेन कैसा है, फॉल हो रहा है धीरे धीरे। तो इसीलिए इससे जो है इमेजरी क्रिएट हो रही है, एक इमेजिनेशन बन रहा है। सो ये थे लिटरेरी डिवाइसेस। होप आपको ये लिटरेरी डिवाइसेस समझ में आए होंगे। एंड do share the videos if you like the video and subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon। और आपको कोई भी डाउट होता है इस लेसन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी कोई डाउट है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस के थ्रू। मैं उन्हें केटर ज़रूर करूँगी, मैं उन्हें ज़रूर अटेंड करूँगी। एंड आप जो है मुझे मेरे ब्लॉग पे फॉलो कर सकते हैं जिसका एड्रेस जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है एंड इसका लिंक जो है talismanichange.blogspot.com है। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आपको अच्छा आर्टिकल्स पढ़ना है, इंग्लिश के सेंटेंसेस फॉर्म करना है, तो अभी से अगर आप करना शुरू करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं, आपको वो ज़रूर हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैप्पी लर्निंग।